हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एनएसएआईडी के क्लासिफिकेशन, जिससे हम जानेंगे एनएसएआईडी कितने प्रकार के होते हैं और एनएसएआईडी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एनएसएआईडी का पार्ट 1 इससे पहले मैं करा चुका हूं, जिसमें एनएसएआईडी से संबंधित प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को विस्तार पूर्वक बताया गया है। यदि आप प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को नहीं समझ पाए तो आपको एनएसएआईडी का क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाला है, तो इसलिए आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें जिसमें हमने एनएसएआईडी के बारे में और प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एनएसएआईडी का क्लासिफिकेशन। पहले समझते हैं एनएसएआईडी क्या है। एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाइयां होती हैं जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी का कार्य करती हैं। अर्थात ये एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करना और एंटी इन्फ्लामेटरी अर्थात ये हमारे शरीर में सूजन को भी कम करने का कार्य करती है। शॉर्ट में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। पहले एनएसएआईडी आखिर कार्य कैसे करती है। तो जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या इंजरी हो जाती है तो उस स्थान पर प्रोस्टाग्लैंडिन का स्राव होने लग जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का केमिकल है, जब इन्फेक्शन या इंजरी होती है तो उसका स्राव होने लग जाता है और इसके स्राव के लिए कॉक्स 1 और कॉक्स 2 आवश्यक है, तो जिससे हमें दर्द और बुखार जैसे लक्षण होते हैं। तो ये एनएसएआईडी जो दवाइयाँ होती हैं ये इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को रोक देती हैं, जिससे हमारे शरीर में दर्द और सूजन जैसी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। तो एनएसएआईडी का क्लासिफिकेशन से पहले अब इसका विस्तार पूर्वक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। ये हमारे बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है। यहाँ पे आप जिस प्रकार चित्र में देख पा रहे होंगे, ये सेल हैं। सेल हमारी जो एनिमल सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन, उनमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हिंदी में इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जो ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली को एस जोनाथन सिंगर और गॉर्थ निकोलसन ने बताया था, अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे के बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड, फॉस्फोलिपिड की 2 परत पाई जाती हैं, यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर ये बने हुए होते हैं। तो जब हमारे सेल में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड से ही अरेकिडोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो इसे विस्तार से समझते हैं। जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार का इंजरी, इन्फेक्शन हो जाता है तो उस स्थान से फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम का निर्माण होने लग जाता है और वे हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित जो फॉस्फोलिपिड है उसका हाइड्रोलिसिस करके अरेकिडोनिक एसिड का निर्माण कर देती है। अरेकिडोनिक एसिड से कॉक्स एंजाइम व लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम का निर्माण होता है। कॉक्स एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। जो कॉक्स 1 है, कॉक्स 1 से जो प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण होता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2। जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये हमारे जो स्टमक है, स्टमक में म्यूकस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को बढ़ा देती है, जिससे म्यूकस एक क्या करता है, सुरक्षात्मक बाधा की तरह कार्य करता है, जो हमारे पेट की परत को जो एसिड है, एसिड और एंजाइम के नुकसान से बचाता है। तो अर्थात जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये एसिड के सिक्रेशन को स्टमक में कम करता है और म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ाता है, जिससे स्टमक में घाव यानी अल्सर होने की संभावना कम होती है। ये हमारी किडनी में रक्त वाहिकाओं को फैलाकर रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे किडनी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको बनाए रखने का कार्य करती है। साथ ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये रक्त वाहिकाओं को फैलाकर हमारे जो
बीपी है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, उसको नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो या मासिक धर्म के दौरान। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो E2 है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हमारी बॉडी में एक संवैधानिक एंजाइम की तरह कार्य करती है। ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है। वैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन I2 क्या करती है, ये प्लेटलेट्स के जो क्लॉटिंग होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्लेटलेट्स के अनावश्यक क्लॉटिंग होंगी, उनको रोकने का कार्य करती है। तो अनावश्यक रक्त के जो थक्के हैं, उनके निर्माण को ये रोकती है, जिससे हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। आप जानते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 का क्या कार्य है? ये हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, रक्त स्राव होने से रोकता है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। COX-2 से निर्मित जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 का निर्माण होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और थ्रोम्बोक्सिन का निर्माण होता है। जो COX-2 है, COX-2 हमारी जो बॉडी में COX-2 एंजाइम का निर्माण तब होता है जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल या इंजरी या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तब हमारे शरीर में COX-2 का निर्माण होता है, और COX-2 के निर्माण से प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2, F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और थ्रोम्बोक्सिन का निर्माण होता है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, ये शरीर में सूजन दर्द की प्रक्रिया को उत्पन्न करता है, जिससे हमारे शरीर में सूजन और दर्द की प्रक्रिया होती है। अब समझते हैं हमारी NSAID दवा किस प्रकार कार्य करती है। हमारी NSAID दवा इन्हीं COX एंजाइम को रोकती है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है और हमें दर्द सूजन जैसी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती है, और जिससे हमारी दर्द सूजन जैसी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती है। तो NSAID दवा 3 कैटेगरी की होती है। पहला है नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, अर्थात ये दवाइयां ऐसी हैं जो सेलेक्ट नहीं है, ये COX-1 और COX-2 दोनों को बाधित कर सकता है। तो ये दवाइयां हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, यदि COX-2 अगर बाधित हो तब तो ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेशन है, जो इन्फेक्शन है, सूजन है, वो कम हो जाएगा। लेकिन यदि COX-1 इनहिबिट हो जाएगा तो इससे हमारे जितने भी COX-1 के जो कार्य थे, प्रोस्टाग्लैंडिन के जो कार्य थे, वे सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी की दिक्कत हो सकती है, और पेट में अल्सर की समस्याएं हो सकती हैं। साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड का क्लॉट बन सकता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर हैं, ज़्यादा समय तक लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में ये नुकसान कर सकते हैं। दूसरा है हमारा प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। जो प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर होते हैं, ये इन दोनों में से COX-2 को बाधित करने का कार्य करती है। तो ये दवाइयाँ नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर की तुलना में काफ़ी बेटर हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को उतना नुकसान नहीं देगी जितना नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर दे रही है। तो प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर ये इन दवाओं में जैसे निमेसुलाइड, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, मेलॉक्सिकैम आती हैं। थर्ड है वो है सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर दवाइयाँ होती हैं, वे केवल COX-2 को ही इनहिबिट करती हैं, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं हो पाता है और दर्द सूजन जैसी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीखे कि जो COX हैं, COX को इनहिबिट करने के लिए हमारे NSAID 3 प्रकार की है। अगर हम नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर दवा लेते हैं तो वे हमारे COX-1 और COX-2 दोनों को बाधित कर सकता है। तो जो हमारा COX-1 जो हमें साइटोप्रोटेक्टिव का कार्य कर रही थी, हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का कार्य कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब जरूर होगा, जिससे इन दवाओं के
नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। प्रीफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर हैं। इन दवाओं के नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की तुलना में कम साइड इफेक्ट होंगे। साथ ही जो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है, इनका हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट कम रहेगा। लेकिन NSAID दवाइयाँ अगर आप इसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो वे अपना साइड इफेक्ट जरूर दिखाती है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी हमारी NSAID की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। चलिए अब समझते हैं NSAID का क्लासिफिकेशन। आप देख पा रहे होंगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ये दवाइयाँ COX-1 और COX-2 दोनों को बाधित कर सकती हैं। तो इनमें आती है सैलिसिलेट क्लास के अंदर एस्पिरिन, प्रोपाइनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन आती है। वह फेनामेट्स में मेफनेमिक एसिड, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव पेरोक्सिकैम और टेनोक्सिकैम इसमें आती है। साथ ही एसिटिल एसिड डेरिवेटिव्स में केट्रोलेक्ट्रोमेथामाइन और इंडोमेथासिन, वह पायरोजिलिन डेरिवेटिव्स में फिनाइलब्यूटाजोन और प्रोपाइलफेनाजोन। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में सैलिसिलेट होती हैं, ये एस्पिरिन है। आपने डिस्प्रिन की टैबलेट ली होंगी, तो डिस्प्रिन का जो कंपोजिशन है वो एस्पिरिन ही है। वो इकोस्प्रिन जो 75 mg कैप्सूल आती हैं, जो हमारे ब्लड को पतला करने का कार्य करती हैं, तो उनमें भी एस्पिरिन ही पाया जाता है। वो प्रोपाइनिक एसिड डेरिवेटिव्स में जैसे आइबुप्रोफेन जैसे कॉम्बीफ्लेम टैबलेट आपने ली होगी पेन के लिए, तो बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो आइबुप्रोफेन उनका कंपोजिशन है। नेप्रोक्सेन हो गया। फेनामेट्स में मेफनेमिक एसिड को हमेशा किसी सॉल्ट के अंदर ही डालते हैं, जैसे पैरासीटामोल मेफनेमिक एसिड, डाइसाइक्लोमाइन मेफनेमिक एसिड, डोटावेरिन मेफनेमिक एसिड। वो इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स में पेरोक्सिकैम और टेनोक्सिकैम आती है। एसिटिल एसिड डेरिवेटिव्स में केट्रोलेक्ट्रोमेथामाइन, इसे दांत दर्द में प्रयोग में लेते हैं। इंडोमेथासिन, वो पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, फिनाइलब्यूटाजोन और प्रोपाइलफेनाजोन। तो ये दवाइयाँ ऐसी हैं, ये हमारी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं। अब है प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, अर्थात ये COX-2 को इनहिबिट करती है, पर कुछ मामलों में COX-1 को भी कर सकती है। इसके एग्जाम्पल हैं निमेसलाइट, आप इससे भलीभांति परिचित होंगे। निमेसलाइट टैबलेट, डाइक्लोफिनेक जिसे वोबेरोन टैबलेट भी कहते हैं, और एसिक्लोफिनेक। तो ये हमारी प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर हैं। इटोडोलेक और मेलोक्सिकैम, ये भी हमारी प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर हैं। अब देखते हैं सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। सेलेक्टिव अर्थात ये दवाइयाँ केवल हमारे COX-2 को ही इनहिबिट करेंगी। तो इसमें आती हैं सेलिकॉक्सिब, इटेरिकॉक्सिब और पेरिकॉक्सिब। अगली क्लास है हमारी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इसमें आती है हमारी पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल आप भली भांति परिचित हैं, कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा चला था ये। पैरासीटामोल का जो कंपोजिशन है, एक ब्रांड है डोलो नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो ये हमारी NSAID की संपूर्ण क्लासिफिकेशन है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी हमारी NSAID की क्लासिफिकेशन। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।